अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी, साबिक चेयरमैन एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन कमेटी नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी इस्लामाबाद, और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट। नाज़रीन, आज हम आपसे नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी के इलेक्शन के हवाले से जो डबल बेंच में केस चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसके बारे में भी बात करेंगे। और आज लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच रावलपिंडी ने भी एक केस में स्टे दिया है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो आज का व्लॉग हमारा इन दो खबरों से मुतालिक है। तो सबसे पहले पिंडी के उसकी हाई कोर्ट की बात कर लेते हैं। सुबह जब मैंने व्हाट्सएप देखा तो उसमें खबर चल रही थी, लोग मैसेज फ्लोट कर रहे थे कि लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच रावलपिंडी ने इलेक्शन को जो है वो रोक दिया है और स्टे दे दिया है। तो मैंने फिर दुरुस्त मालूमात हासिल करने की कोशिश की कि ताकि मैं वो मालूमात जो है आप तमाम लोगों के साथ शेयर कर सकूं। और कुछ लोगों ने शेयर किया था वहाँ पे सोशल मीडिया पे, उनसे भी रिक्वेस्ट की कि आप दस्तावेजी सबूत है तो वो मुझे मेरे साथ शेयर करें ताकि मैं अपना व्लॉग बनाऊं और लोगों को सही सूरत हाल से आगाह करूं। तो इस सिलसिले में मैंने PHMA के अकाबरीन में से भी कुछ लोगों से रब्ता किया और उनसे भी दरख्वास्त की कि मुझे कोई सूरत हाल बताइए, लेकिन वहाँ से भी कोई खातिर खा जो है वो जवाब नहीं मिला। फिर मैंने अपने ज़राए को इस्तेमाल किया और उनसे मालूमात ली, तो पता ये चला कि जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं मोहम्मद मुनीर अहमद साहब, ये कोसार होम्योपैथिक कॉलेज से ताल्लुक़ रखते हैं और इन्होंने भी अपने कागजात नामजदगी जमा कराए थे। तो इन्होंने ये रेड पिटीशन जो है वो दायर की है रावलपिंडी हाई कोर्ट में। इन्होंने जो है वो 3 इसमें रिस्पोंडेंट जो है वो बनाए हैं। एक फेडरेशन को इन्होंने रिस्पोंडेंट बनाया है, दूसरा नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी को बनाया है और तीसरा इन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर को बनाया है। और इनकी जो प्रे है वो ये है कि जनाब, मैं कवरिंग कैंडिडेट था एक कैंडिडेट का, और मैंने अपने कागजात जो है वो वापस ले लिए थे मुकर्रर तारीख पे, लेकिन फैसला फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आ गया कि ये कुछ मेंबर्स जो हैं वो उनके कागजात जो हैं वो रिजेक्ट कर दिए, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की वजह से जो है वो मेंबर्स जो हैं वो 12 मेंबर्स वो नाअहल हो गए इलेक्शन के लिए। तो मैं चूँकि इलेक्शन लड़ना चाहता था, मेरे इल्म में था नहीं और ये फैसला बाद में आया, लिहाजा मैं अब इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता हूं, तो मुझे जो है वो इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए। और दूसरा जो उनका पॉइंट है वो बड़ा वैलिड है, और उन्होंने उसमें ये कहा कि जो डेट अनाउंस करनी थी इलेक्शन की, वो दोबारा जो डेट अनाउंस करनी थी वो फेडरल गवर्नमेंट ने अनाउंस करनी थी और वो अनाउंस की है रिटर्निंग ऑफिसर ने। तो ये जो है कानून की खिलाफ वर्जी हुई है, लिहाजा इसको जो है वो हमारी दादरसी की जाए, मुझे इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए और इलेक्शन को रोका जाए। चुनांचे वो लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच रावलपिंडी ने इस पे 6 नवंबर तक जो है वो स्टे ग्रांट किया है और रिटर्निंग ऑफिसर को बुलाया है, दीगर को बुलाया है कि आप आइए और बताइए क्या सूरत हाल है। तो इसका जो तज्जिया है वो ये है कि ये जो एक पॉइंट है वो तो मुझे नहीं लगता कि उस पर कोई वो बात होगी, क्योंकि कानून में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। अगर तो कानून पे फैसला होगा और तो फिर तो ऑर्डर ये है कि जिस जगह इंटरप्ट हुआ सिलसिला इलेक्शन प्रोसेस का, रिटर्निंग ऑफिसर जो है वहीं से उससे आगे के जो मराहिल हैं वो तय करेगा अकॉर्डिंग टू शेड्यूल, और नई एक कैंडिडेट की हतमी लिस्ट जो है वो जारी करेगा और उसके बाद जो है वो प्रोसेस जारी रखेगा। तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर था। उस पर रिटर्निंग ऑफिसर ने जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ NHSR&C को कहा। उन्होंने फिर वो जो है वो डेट नई 14 नवंबर जो है वो अपने एक नोटिफिकेशन के जरिए अनाउंस कर दी। तो यहाँ पे 2 मौक़िफ़ है। एक मौक़िफ़ तो ये है कि
चूंकि ऑर्डर जो था वो हाई कोर्ट का, उसमें उन्होंने ये कहा कि जहां प्रोसेस रुका है उसके बाद का प्रोसेस जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो उसके बाद के मराहिल जो है वो पूरे करे। तो यहाँ अगर देखा जाए तो वो रिटर्निंग ऑफिसर भी जो है बाइख्तियार है और उसने अपना अपना काम जो है वो कानून के मुताबिक किया। उसने मिनिस्ट्री से अप्रूवल ली और मिनिस्ट्री ने जो है वो तारीख 14 नवंबर जो है वो अनाउंस की। लेकिन दूसरा मौक़िफ़ जो है वो भी स्ट्रांग है और वो ये है, अच्छा उसका जिक्र जो है वो हमारे रूल्स में नहीं है। रूल्स में ये है कि जब इलेक्शन अनाउंस होगा तो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उसकी तारीख का ऐलान करेगी और साथ ही रिटर्निंग ऑफिसर का नोटिफिकेशन करेगी। तो वो दोनों चीज़ें हो चुकी हैं। रूल्स में कहीं इस तरह का जिक्र नहीं है कि अगर बाद में कोई इंटरप्शन होती है तो फिर फेडरल गवर्नमेंट दोबारा जो है वो उसका वो ऐलान करेगी, उसकी तारीख का ऐलान करेगी, तो ये नहीं है। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ जो है वो लोगों का ये है कि जो अथॉरिटी एक मरतबा तारीख देने का इख्तियार रखती है तो दोबारा भी अगर तारीख देनी होगी तो वो अथॉरिटी ही तारीख देगी। तो ये एक पॉइंट है जिस पे हाई कोर्ट ने जो है, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि हाई कोर्ट ने इस पे स्टे दिया है और ये 6 नवंबर को जो है वो उन्होंने बुलाया है और 6 नवंबर को इस पे जो है वो बात होगी। और मैं अभी इसी उसमें था कि पता चल जाए कि मुझे कोई मालूमात इन्फॉर्मेशन मिले तो ख़बरें आनी शुरू हो गई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो डबल बेंच में जो कल हियरिंग हुई थी इंट्रा कोर्ट अपील की, वो उन्होंने जो है वो उसका फैसला जो है सिंगल बेंच का जो है वो मुअत्तल कर दिया। अच्छा, और ये मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप में देखा, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी के बड़े ऑनरेबल मेंबर हैं, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं। मैंने उनके साथ एक सेशन जो है वो उनके साथ गुजारा। उनकी एक पोस्ट देखने का मुझे इत्तेफाक हुआ और उसमें उन्होंने शेयर किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जस्टिस बाबर सत्तार का फैसला मुअत्तल कर दिया। अच्छा, ऐसी बात कोई नहीं है कि फैसला जो है वो मुअत्तल हुआ हो, और मैं ऑनरेबल फैसल सलीम साहब से ये एक्सपेक्ट नहीं करता था कि वो इस तरह की पोस्ट जो है वो शेयर करेंगे। तो मैंने जो है वो अपने ज़राए के ज़रिए जो है वो उस ऑर्डर की कापी जो है हासिल की है, मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ जो जिस ऑर्डर पे स्टे हुआ है। ऑर्डर है कि जी, थ्रू द इंस्टेंट इंट्रा कोर्ट अपील द appellant impugned the judgment dated 23/10/2023 passed by the learned judge in chambers, whereby writ petition number 2705/2023 filed by respondent number 1 Muhammad Tahir Nizami was allowed, and it was declared that the appellants were not eligible to contest elections to the office of the President and Vice President of the National Council for Homeopathy। अच्छा, यहाँ मैं एक जिक्र करूँ कि जो इन्होंने कहा है कि जी ताहिर निज़ामी साहब ने कहा कि जी ये जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, जबकि उन्होंने एलिजिबिलिटी है कैंडिडेट्स की वो उन्होंने चैलेंज की थी। उन्होंने ये नहीं कहा था कि जी प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकता है या नहीं लड़ सकता। चले, वो बहरहाल ये उन्होंने इस वक्त इस दफ़ा उन्होंने इसके अंदर ट्विस्ट डाला है इसके अंदर अपील में, और मेंबर की बजाय उन्होंने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का लफ्ज़ जो है वो इंट्रा कोर्ट अपील में इस्तेमाल किया। अगला उसमें पैरा उन्होंने लिखा है कि लर्नेड काउंसिल फॉर द appellant ड्रू द अटेंशन ऑफ द कोर्ट टू Section 9 of the Homeopathy Practitioner Act 1965, the 1965 Act, and Rule 15 of the Unani Ayurvedic and Homeopathic System Medicine Rules 1980, and submits that the learned judge in chambers has misinterpreted the SAD provisions by holding that the appellants were barred from being re-elected as president and vice president of the SAD council, and that there is no explicit bar in the SAD Act or the rules preventing an existing president or vice president from participating in the election process. Issued notice to the respondents, released on 8/11/2023। देखें, इसमें उन्होंने नोटिस जारी कर दिए और इसमें जो बात की है इसमें मेंबर का जिक्र उन्होंने नहीं किया। उसमें उन्होंने कहा है कि जी ये प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने के अहल हैं, और इसका जिक्र जो है वो ना तो एक्ट में मौजूद है और ना ही रूल्स में मौजूद है। ये इनकी प्ली है।
कि मेंबर से हटके अब वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट पे आ गए हैं। और जबकि देखें, जब इलेक्शन होता है ना, जो जो इलेक्शन कौंसिल का इलेक्शन होता है वो मेंबर्स का होता है, वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट तो कौंसिल जो है वो तजवीज़ करती है, इलेक्शन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का नहीं होता। वो इलेक्शन जो है, इलेक्शन के लिए तो मेंबर्स आते हैं और फिर वो मेंबर्स अपने तौर पे जब उनकी मीटिंग होती है, इजलास होता है, उसमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट चुनते हैं। तो मेरे नज़दीक ये है कि ये जो मोअज़्ज़ज़ वकील साहब हैं, इन्होंने अदालत की तवज्जो मेंबर से हटा के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की तरफ मबजूल कराई है, जिसका कि जिक्र नहीं है और वो जिक्र होगा भी नहीं कि प्रेसिडेंट का तो इलेक्शन नहीं होता, इलेक्शन तो मेंबर्स का होता है और वही उसके अंदर एक्ट में मौजूद है, प्रोविजन मौजूद है। अच्छा, आगे आ जाएं आप। तीसरा जो उसका पैरा है, जो सीएम थी उनकी, उस पे उन्होंने नोटिस जारी किए। फिर उन्होंने कहा कि बाय विर्च्यू ऑफ द इंटरिम ऑर्डर डेटेड 12/9/2023 पास्ड बाय द लर्नेड जज इन चैम्बर्स, द इलेक्शन प्रोसेस हैड बीन सस्पेंडेड, therefore until the next date of hearing only the election process is suspended। अब इन्होंने उसका फैसला मुअत्तल नहीं किया। ये बिल्कुल गलत प्रोपेगेंडा था कि जी जज साहब ने जो डबल बेंच है उन्होंने फैसला मुअत्तल कर दिया, सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल नहीं किया। एक तो नोटिस जारी किए हैं, दूसरा जो है वो उनको कहा है कि इलेक्शन का प्रोसेस, सिर्फ उन्होंने ओनली का लफ्ज लिखा है, उन्होंने कहा जी ओनली द इलेक्शन प्रोसेस इज सस्पेंडेड, यानी इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो 8 नवंबर तक जो है वो इलेक्शन का प्रोसेस रोक दिया गया है। 8 नवंबर को जो है रिस्पोंडेंट्स जो अब होंगे उनको सुना जाएगा और उसके बाद जो है वो फैसला आएगा। आज मेरी किसी हिसाब से बात हो रही थी और मैंने उन्हें कहा था कि मैंने कहा ये जो डिले हो रहा है डबल बेंच के फैसले में, इसमें मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ इसके अंदर ऐसी चीज़ है जो जो पिटिशनर को जो है जो अब पिटिशनर हैं आईसीए में, इंटर कोर्ट अपील में, उनको कुछ ना कुछ रिलीफ मिलने जा रहा है और वो सच साबित हुई। तो ये बहुत बड़ा रिलीफ है कि एक तो इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो उन्होंने रोक दिया और 8 नवंबर तक, और दूसरा जो है वो उनकी जो समाअत के लिए जो है वो दरख्वास्त है उसको कबूल कर लिया है और अब ये इसकी समाअत जो है वो 8 नवंबर 2023 को डबल बेंच में जो है वो होगी। तो देखना यह है कि अब फैसला क्या आता है। तो एक तरफ 6 नवंबर को लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच रावलपिंडी में केस लगा हुआ है और वहाँ पे सुनवाई होगी। दूसरा 8 नवंबर को डबल बेंच इस्लामाबाद में भी फिर यहाँ पे हेयरिंग होगी। तो देखें आगे क्या होता है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक आपसे अर्ज करना चाहूँगा कि मैं जो ये आपके साथ व्लॉग शेयर करता हूँ, मेरा मतमय नज़र ये होता है कि जो सही सूरत हाल है वो आप दोस्तों तक पहुँच जाए, क्योंकि ये पॉलिटिक्स के अंदर तो इसी तरह से होता है कि जिस तरह से आज आ रहा था कि जनाब फैसला ही उड़ा दिया उन्होंने, ख़त्म कर दिया। भाई फैसला किस तरह से मुअत्तल हो सकता है कि अभी जज साहबान ने उनको मौका नहीं दिया, जो दूसरे रिस्पोंडेंट्स हैं उनको सुने बगैर तो मुअत्तल हो ही नहीं सकता था या ख़त्म हो ही नहीं सकता था। तो जब उनको सुन लेंगे तो फिर उसके बाद जो है वो देखेंगे कि किस तरह से क्या फ़ैसला करना है, वो कानून के मुताबिक फ़ैसला करना है या फिर प्रेसिडेंट के मुताबिक फ़ैसला करना है, ये अब अदालत पे डिपेंड करता है। और जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में भी अर्ज़ किया था कि अगर तो रूल्स को फॉलो करेंगे, अगर रूल्स को फॉलो करेंगे तो 90% चांसेस हैं कि ये रेट जो है ये ख़त्म हो जाएगी। और अगर रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, आप प्रेसिडेंट को फॉलो करेंगे, आप प्रैक्टिस को फॉलो करेंगे, तो उसमें 10% चांसेस हैं कि वो भी किया जा सकता है, जिस तरह से आज से कबल जो है वो अदालतें करती रही हैं कि मैटर कोई था और उसमें कोई मैटर और बना के इसको मोटो लेके और जो है वो फैसले जो हैं वो जारी होते रहे हैं। तो अगर ये अदालत के पास इख्तियार है, बिल्कुल कोई भी फैसला जो है वो आ सकता है। तो मेरा तज्जिया यही है कि 90 और 10% का मैं जो अपना तबसरा या जो तज्जिया बयान करता हूँ, देखें मेरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ,
और ना ही मैं किसी के ख़िलाफ़ हूँ, ना ही मैं किसी को सपोर्ट करता हूँ। मैं तो जो मैंने गवर्नमेंट की जॉब की है और मैंने फेडरल गवर्नमेंट में कौंसल्स को डील किया है, और फेडरल गवर्नमेंट में मैं यहाँ पे लिटिगेशन ही डील करता था, मैं कोर्ट केसेस डील करता था, और मैं गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो केसेस होते थे मैं पूरे पाकिस्तान में जाके उसको फेडरल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता था। तो मैं अपने उस तजुर्बे और मुशाहिदे की बुनियाद पे जो है वो अपना ये तज्ज़िया पेश करता हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि ये तज्ज़िया जो है वो 100% दुरुस्त हो, उसमें गलती के भी इम्कानात हैं। ये मैं अपना तज्ज़िया जो है वो पेश करता हूँ, और उससे आपका मुत्तफ़िक होना, मेरी राय से आपका मुत्तफ़िक होना जो है वो ज़रूरी नहीं है। तो अब तक के लिए इतना ही। आइंदा आने वाले व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।